हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कक्षा 9th हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 1 क्षितिज इसका पहला अध्याय करेंगे और जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। आप देख सकते हैं कि आपकी जो बुक है उसको दो खंडों में बांटा गया है। एक है आपका गद्य खंड, ठीक है, और गद्य खंड का ये पहला आपका अध्याय है दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है ये कहानी। और दूसरा जो खंड है आपका वो है काव्य खंड। तो हम गद्य खंड का पहला अध्याय करेंगे जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। और सबसे पहले हम इसमें प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं, बहुत सारी कहानियां जो हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम धर्मपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, अभाव यानी कमियों में बीता, और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, यानी उनकी रुचि जो है वो लेखन में थी। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उनके ये सब क्या है? प्रमुख उपन्यास है। बहुत ही फेमस जो है ये आप कह सकते हो इनके उपन्यास रहे हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति हो, दलितों का शोषण हो, समाज में स्त्री की दुर्दशा हो और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो देखो बच्चों, प्रेमचंद जी के बारे में एज सच आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता या किसी भी लेखक के या कवि के बारे में एज सच नहीं पूछा जाता, लेकिन जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो जिस लेखक ने लिखा है वो उनकी क्या जो है आप कह सकते हो घरेलू परिस्थितियां क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी, कैसे समाज से जो है वो बिलोंग करते थे, तो उसका असर हर एक कवि और लेखक की जो कथाएं हैं उनके ऊपर, उनकी रचनाओं के ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए अगर हम लेखक के बारे में जानते हैं तो वहां से हमें उनकी सोच का पता चल जाता है कि किस तरह की उनकी जो है कलाकृति रही होगी, ठीक है। इसीलिए जो लेखक है उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रेमचंद जी हैं वो अभाव में जिए, तो उनकी जो कहानियां थी उनमें भी उन्होंने उसी तरह की जो सहाय प्रकृति होती है काफी उपन्यासों में उनकी वो देखने को मिलती है। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार जो है वो बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख जो है क्या रही है? प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है, यानी बीच बीच में कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग किया गया है, आप इस अध्याय में भी देखोगे। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। लोक प्रचलित शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी जो किसान हैं उस समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। तो जो किसान होते हैं वो पशु पालते हैं और किसान और पशुओं के बीच आपस में एक प्यार भरा गहरा जो संबंध होता है उसके बारे में यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उसका वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का प्रयोग और विकास किया है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो जो जानवर हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान समझा जाता है वो किसको कहा गया है? गधे को सबसे ज्यादा स्टार्ट करते हैं दो बैलों की कथा।
जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो जानवरों में जो गधा है उसको क्या मानते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, यानी उसके पास दिमाग ही नहीं है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी को जो है ये दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर दिमाग ही नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, आम बोलचाल में हम उसको गधा कहते हैं। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अब अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते ना सुना ना देखा। तो यहाँ पे जो गधा है उसकी प्रवृत्ति को बताया जा रहा है कि हर एक जानवर जो है वो गुस्सा भी करता है, लेकिन गधा जो है उसको कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि जो गधा है उसको कैसी भी घास दे दो, ठीक है, लेकिन वो कभी भी असंतोष की छाया, यानी वो कभी भी ऐसा नहीं दिखाएगा कि उसको ये नहीं खाना। इसके अलावा प्रेमचंद जी बताते हैं कि गधा जो है उसको हमने कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा, लेकिन जब बैसाखी का सीजन होता है, बैसाख होता है, तो उस समय वो थोड़ी बहुत मस्ती कर लेता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उस प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। अब देखिए जो ऋषि मुनि हैं वो जैसे जिस तरह है, यहाँ पर देखिए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। कैसे? जो ऋषि मुनि हैं वो इतनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं कि उनके लिए मोह माया सब कुछ जो है वो बेकार होता है। ठीक है, वो मोह माया के जाल में नहीं फंसते। और यहाँ पर जो गधा है उसकी तुलना कैसे की गई है कि गधे के अंदर ना गुस्सा है ना असंतोष की भावना उसके अंदर है, जिस तरह ऋषि मुनियों में नहीं होती। और फिर भी आदमी क्या करता है, आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कि इतने गुण हैं गधे के अंदर, फिर भी आदमी उसका इतना अनादर कैसे कर सकता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यहाँ पर किस तरह से भारतीयों की जो विदेश है उनमें क्या दुर्दशा की जा रही है उसके ऊपर प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है। नेक्स्ट देखिए, जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी हम जो है अगर बुराई का विरोध नहीं करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बुराई का विरोध नहीं करते तो हम इसी तरह से दूसरे जो लोग हैं वो हमें दबाते चले जाते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बैल की। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। यानी बैल को जो है हम गधे जितना गधा नहीं कह सकते, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। ठीक है, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो यहाँ पे झूरी के जो है 2 बैल हैं, हीरा और मोती। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बैलों के नाम हैं वो हैं हीरा और मोती। दोनों जो है पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी दोनों बैल आपस में एक दूसरे से मूक भाषा में बातें किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी यहाँ पर बताया गया है
है कि किस तरह से जो बैल हैं वो एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, और ये जो गुण है इससे मनुष्य जो है वो आज भी वंचित है, बेशक मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ कहता हो। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी किसी लड़ाई झगड़े के भावना से नहीं, केवल प्यार की भावना से वो ऐसा करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, यानी दोनों एक दूसरे का बोझ उठाने की कोशिश करते थे। इतना प्यार जो है उनके अंदर हो गया था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद क्या होती है बच्चों? नाद जिसके अंदर पशुओं के लिए चारा डाला जाता है, जिसमें पशु जो है वो चारा खाते हैं, उसको नाद कहते हैं। ठीक है, एक मुंह हटा लेता और तो दूसरा भी हटा लेता। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में दिखाया गया है कि दोनों बैल जो हैं हीरा और मोती, उनके अंदर बहुत ज्यादा आत्मीयता, बहुत ज्यादा प्यार की भावना है। संयोग की बात क्या हुआ? अब झूरी जो दोनों बैलों का मालिक है, एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, तो यानी उन्होंने क्या किया, अपने जो बैल थे उनको अपनी पत्नी के घर यानी अपनी ससुराल भेज दिया। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अब बैलों को तो नहीं पता उनको क्यों भेजा जा रहा है, उनको लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया, अब ये गया कौन है? झूरी का जो साला है वो गया है। झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों जो है पसीना आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा ना, प्रेमचंद जी ने मुहावरेदार जो भाषा है उसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पे दांतों पसीना आ गया, यानी बहुत मुश्किल जो है उसको हुई अपने घर तक उन बैलों को ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं बाएं दाएं बाएं भागते। ठीक है, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, यानी उन्होंने जो गया है उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। तो यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हीरा और मोती हैं वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनका जो मालिक है वो उनसे प्यार नहीं करता, और अगर उनके पास जो है बोलने की शक्ति होती तो इस तरह की बातें वो अपने मालिक से जरूर करते। उसके बाद देखिए, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, यानी उन्होंने खाना नहीं खाया, चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाने यानी जो पराए से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, ऐसे जो टेढ़ा देखते हैं, कनखियों से देखा और लेट गई। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी जब गांव के सभी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले गए। यानी उन्होंने अपनी रस्सियां जिनसे बांधा हुआ था वो जो है तोड़ दी और घर की तरफ जो है यानी अपने मालिक के घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब बैल जो है वो खुश नहीं थे, इसलिए इस समय क्या थे, उनके अंदर गुस्सा था। तो उनके अंदर गुस्से में जो है क्या होता है कि हम और भी ज़्यादा शक्ति से काम करते हैं, और भी ज़्यादा शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो ऐसा ही बैलों के साथ भी हुआ। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो जैसे ही झूरी उठा तो देखा कि दोनों बैल जो है वो चरनी पर खड़े हैं
नांद के पास खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव जो है वो लटक रहा है, यानी जो आधी रस्सी होती है गराव उसको बोला गया है, वो लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में सनी जो है वो झलक रहा है। यानी उनकी आंखों में देखने से क्या लगता है कि उनके आंखों में विद्रोह है अपने मालिक जो है झूरी के प्रति, ठीक है, लेकिन प्यार भी है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर तो कोई भूसी लेकर आया, ठीक है। तो जिस तरह से जो बैल हैं वो अपने घर पर आ गए, तो उसको देख के लगा कि जो बच्चे हैं उन्होंने निश्चय किया कि इनको जो है पशु वीरों का अभिनंदन पत्र इनको देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, तो दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने के लिए किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब बैल जो है वो झूरी ने अपने ससुराल भेजे थे, तो उसकी जो पत्नी है उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था कि बैल वहां से वापस आ गए, इसीलिए वो जल उठी, यानी गुस्सा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन में वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो यहाँ पे पति पत्नी की लड़ाई हो रही है बैलों को लेकर, ठीक है। जिस तरह से झूरी कह रहे हैं कि अच्छे से उनको दाना पानी नहीं डाला होगा इसलिए बैल आए हैं, तो जो पत्नी है वो कटाक्ष करके कहती है कि जैसे तुम्हें ही पता है कि बैलों को कैसे और खिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो यहाँ पे जो झूरी है उसकी पत्नी वो कहती है कि इनको जो है मैं खाने को कुछ ना दूंगी, सूखा भूसा डालूंगी, खाएंगे तो ठीक है नहीं तो मर जाएंगे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? तो यानी जो मजूर कौन है यहाँ पे, जो बैलों का काम करता है, पशुओं का काम करता है। अब उसकी पत्नी ने उसको कहा कि सूखा डालना है भूसा, तो वो उसने सूखा ही डाल दिया, ठीक है। और जो झूरी है वो पूछता है कि तुमने सूखा खली क्यों नहीं डाली? खली जिसके अंदर जो भूसा है उसको भिगो दिया जाता है, ठीक है, उसको खली कहते हैं। तो जो मजूर है वो क्या कहता है, मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरे दिन झूरी का साला जो है वो फिर आ गया। अब जहां से बैल आए थे, अब जो झूरी का साला है वो फिर से बैलों को लेने चला आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था, ठीक है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। तो उनको और भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया, फिर वही सूखा भूसा उनको डाल दिया। अब दोनों बैलों को खली चूरी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो यहाँ पर दोनों बैलों की जो हालत है वो बहुत खराब है और उनको मारा भी गया है। जबकि वो देखते हैं कि जिस पहला जो मालिक था उनका झूरी, वो तो उनको फूलों की तरह रखता था। फूलों की छड़ी, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो उनको कभी मारना तो बहुत दूर की बात है, वो इस तरह से उनका कभी अपमान नहीं करता था। नेक्स्ट देखिए, नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, उन्होंने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया।
एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। यानी वहां से भी उन्होंने दोबारा से भागने की कोशिश की, बहुत ज्यादा मार पड़ने के बाद। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब देखिए यहाँ पे जो हीरा और मोती हैं उनको एक तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि मानव रूप में उनको चित्रित किया गया है। तो हीरा ने मूक भाषा में क्या कहा है कि भागना जो है बेकार है। तो मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लोग उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। यानी जो मोती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो इसीलिए उसको नहीं मारा गया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उसे उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब देखिए, जो लड़की 1-1 रोटी देकर गई है, 1 रोटी से भला बैल का क्या होगा, लेकिन फिर भी उनके हृदय को जो है कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली कि कोई है जो उनके बारे में सोचता है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी यहाँ पर किस तरह से लड़की की जो यहाँ पर समस्या है उसको जो है उसकी तुलना जो बैल हैं उनसे की गई है। बैल उनके साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है और लड़की जो है उसकी जो माँ है वो भी सौतेली है और उसको मारती रहती है। इसलिए जो लड़की है वो उनकी जो आप कह सकते हो कि उनकी जो भावना है उसको यहाँ पर समझ रही है। तो आप चित्र में भी देख पा रहे हो कि किस तरह से बैलों को जो है ये लड़की जो रोटियां है वो दे रही है। नेक्स्ट देखिए, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को जो है थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। तो ये जो है अब उनके साथ रोजाना होता। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। ठीक है, यानी उनको खाने को बहुत अच्छा जो चारा है वो नहीं मिलता, लेकिन दोनों में ताकत जो है बरकरार थी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन दोनों में गुस्सा जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। ठीक है, तो मोती जो है वो गुस्से में यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं, मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो ऐसा जो वार्तालाप है, बातें हैं, आपस में कर रहे हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब देखिए, इस लाइन के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज के ऊपर व्यंग्य किया है कि जो है औरत जात के ऊपर जो है हाथ उठाना वो बहुत ही गलत है। तो यहाँ पर हीरा और मोती के माध्यम से उन्होंने समाज को यहाँ पर संदेश देना चाहा है। ठीक है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जो है टूट जाएगी। ऐसा जो है यहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों जो है क्या करने लगे, रस्सियां जो है वो चबाने लगे। यानी थोड़ी रस्सी चबा लेंगे फिर वो टूट जाएगी, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए।
ठीक है। तो जो नाक है उनमें नाथ जो है वो डाल दी जाती है, जिससे कि जो बैल हैं वो आप कह सकते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो लड़की उनको ऐसा बताती है। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, यानी दोनों जो है वो भागे नहीं उनकी रस्सियां खोलने पर भी। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे, शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो लड़की ने जो है क्या किया, रस्सी खोल के और अपने आप ही जो है वो चिल्लाने लगी कि बैल जो है वो भाग गए हैं। अब बैल क्या करेंगे, अब जो गया है, ठीक है, हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागी। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, यानी दोनों जो है वो रास्ता भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, राह यानी रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। तो यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर व्यंग्य जो है दिखाया गया है कि लोग जो है वो क्या करते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए अपना धर्म तक वो छोड़ देते हैं। ठीक है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। तो मटर के खेत में दोनों घुस गए। भूख लगी हुई थी तो मटर खाने लगे। रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। ठीक है। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। उसके बाद देखिए, यानी यहाँ पर जो दोनों बैल हैं वो पेट भरकर एक दूसरे के साथ एक तरह से जो है क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ वो आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। तो जो सांड है वो जो है उस तरफ आ रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि ये जो है अगर हमें मारेगा तो हम अपने आप को नहीं बचा सकते, इसीलिए क्या करते हैं, हीरा ने कहा कि हम भाग चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भागना कायरता है। अब मोती कहता है भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। ठीक है। बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। तो दोनों प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह से इसको मारना है। ठीक है। एक आगे से मारेगा, एक पीछे से, क्योंकि वो 2 हैं और वो 1 है। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ठीक है। यानी वो एक से ही लड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा यानी उसको जो है टक्कर मारी। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर देते ही नहीं थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी यहाँ पर हीरा जो है वो बार बार मोती को जो है क्या करता है, उसके गुस्से को शांत भी करता है, उसको समझा भी रहा है
यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी तो 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, यानी उस भाग में था जहां पर खेत में पानी दिया हुआ है। उसके खुर जो है वो कहाँ क्या हो गए, कीचड़ के अंदर धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौस में बंद कर दिए गए। ठीक है, यानी दोनों को जो है क्या हुआ, फिर से पकड़ लिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। सब समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। यानी यहाँ पर जो काजी हौस है, देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि काजी हौस में उनको बंद कर दिया गया। काजी हौस में उनके अलावा और भी जानवर थे, लेकिन किसी भी जानवर को वहां पर चारा नहीं दिया जा रहा था। बहुत कमजोर हो गए थे, कुछ तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी जो है वो चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। यानी अब भूख प्यास से व्याकुल जो है वो क्या करते, जहां पर वो बंधे हुए थे वो जो दीवारें थी उन्हीं को उन्होंने चाटना, उनकी मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया भूख के कारण। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि हीरा और मोती की जो है वो बहुत ही ज्यादा दुर्गति हो गई। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। ठीक है, मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ जो है वो निकल आया, यानी जो मिट्टी है वो गिरने लगी। फिर तो उसका जो साहस है, हौसला है, वो बढ़ गया। उसने क्या किया, दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय क्या हुआ, काजी हौस का जो चौकीदार है लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो हीरा जो है उसने देखा कि हीरा क्या कर रहा है, दीवार पर टक्कर लगा रहा है, तो उसने जो है उसको और भी मोटी सी रस्सी से बांध दिया। और चौकीदार क्या करने आया था, जानवरों की हाजिरी लेने की। कोई जानवर जो है यहाँ पर भाग तो नहीं गया है, कोई मर तो नहीं गया है। ठीक है, इस तरह जानवरों की हाजिरी जो है वो लेने वहां पर आया था। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गई। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यानी आपस में बात कर रहे हैं। यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह तो बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी यानी अपना जो कोई दुश्मन होता है उससे लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। फिर दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यानी सबके अंदर जैसे उन्होंने देखा कि भाग सकते हैं तो चेतना उनके शरीर में संचार कर गई, यानी उनके शरीर में शक्ति आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जी जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि क्या भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि हीरा को जो है क्या किया गया था, बांध गया था चौकीदार, तो उसकी रस्सी जो है वो टूट नहीं रही थी। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने तो, शायद कहीं भेंट हो जाए।
मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? और तुम इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग कैसे हो जाऊं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मित्र हैं उनकी आपस की एक भावना को दिखाया गया है कि किस तरह एक मित्र दूसरे के बिना जो है अपनी जिंदगी बचाना भी नहीं चाह रहा है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि उन्होंने जो है बाकी पशुओं को बाहर निकाल दिया है, 9-10 प्राणियों की उन्होंने जान बचा दी है, तो वो उनको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है, इन गधों को भी उन्होंने भगा दिया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं। यानी पता चल गया सबको कि सारे जानवर भाग गए हैं, तो वहां पर खलबली मच गई। इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। नेक्स्ट देखिए, एक सप्ताह तक दोनों मित्र जो है वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरिया यानी उनके जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल जो है दिखाई देने लगे थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है। यानी अब बैलों की क्या लग रही थी, वहां पे एक तरह से बैलों को बेचने की तैयारी हो रही थी। नेक्स्ट देखिए, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूले में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, यानी वो जो है उनको खरीदने की तैयारी कर रहा था, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, मोती ने श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहती हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। तो वो जो है अपने बचने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे। लेकिन क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। ठीक है, यानी जैसे ही वो धीरे होते तो उनको मारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो वहां पे जो बैल हैं वो चर रहे थे रास्ते में, उनके बारे में बताया गया है कि वो कितने खुश थे, लेकिन किसी को भी उन दोनों बैलों के ऊपर दया नहीं आ रही थी। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, उसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल जो है वो तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी जहां पर वो जा रहे हैं वो रास्ता जो है, वो रास्ता उनका जो पहला मालिक है झूरी, वहां पर वो रास्ता है। ठीक है, इसीलिए उनके अंदर एक उत्तेजना, एक जो है आप कह सकते हो कि ऐसा शक्ति का संचार होने लगा। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर जो है थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था।
बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए जो है आता हूँ। यानी उसने बताया कि मैं मवेशी खाने से इनको जो है नीलामी में लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का आखिर क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती है पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। नेक्स्ट देखिए, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर ले लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जब देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया तो दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछासा मालूम होता था। उस समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस तरह से देखिए अंत में क्या हुआ कि जो हीरा मोती है वो अपने मालिक जो झूरी है उसके पास फिर से चले जाते हैं। दोनों को वही खुशी जो है वो फिर से मिल जाती है, वो अपना सम्मान वापस मिल जाता है। झूरी को अपने बैल जो है वो वापस मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से जो एक किसान है और जो उसके बैल हैं उनके बीच में कितना प्रेम भाव है वो जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पशु होते हैं वो एक तरह से जो जिस तरह घर में सदस्य होते हैं और जितना प्यार हम घर के अन्य सदस्य जो हमारे भाई बहन मम्मी पापा उनसे करते हैं, उतना ही प्यार एक किसान जो है वो अपने जो पशु हैं उनसे करता है और वो उनकी सारी तकलीफ जो है वो समझता है। तो ये थी कहानी बच्चों दो बैलों की। एंड आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई है, अच्छे से आपने इसको पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इस कहानी जो अध्याय है उसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जो है ये प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर के साथ।